हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कुछ नया चैप्टर के रूप में सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों में बेलन और शंकु पर आधारित चैप्टर था, जो कि मैंने आपको विशेष रूप से पढ़ा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि कभी कभी घन घनाभ के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए घन और घनाभ से संबंधित क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए, ताकि कुछ भी प्रश्न आपके सामने आए आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, हमेशा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, उनके बेसिक्स को समझिए और उसको अप्लाई करिए। ठीक है, अच्छे से सीखते हैं। चलिए देखते हैं। और ये घन घनाभ सीखने से पहले मैं आपको जल्दी से क्विकली कोशिश करके घन और घनाभ के बेसिक फार्मूले लिखवा देता हूं, जिनको आप ढंग से समझिए। जैसे घन को कहते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब। और आप देखिए क्यूब कैसे बनता है। क्यूब बनता है आपका वर्ग से। जैसे आप लूडो का पासा देखते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है वो डाइस जो है वो कैसा होता है, वो घन होता है। ठीक, जो कलर मैच करने वाले घन आप क्यूब वो देखते हैं, उसको क्यूब बोलते ही हैं। ठीक, वो भी घन है, क्योंकि उसमें विशेषता क्या है कि आपके चारों भुजाएं बराबर, जितने भी सतह हैं चारों भुजाएं बराबर। जिस कमरे में आप बैठे पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। अगर इस सपोज इस कमरे की जिसमें आप बैठे पढ़ रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दी जाए तीनों ही, तो ये एक घन हो जाएगा। ठीक है, तो आप घन को समझ पा रहे हैं। घन में प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोर बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप सबसे बेसिक पॉइंट देखिए। और घन कुछ ऐसे आप बनाते आए हैं, काफ़ी बचपन से इस चीज़ को अच्छे से बनाना आपने सीखा है और बनाते भी हैं। ये आपका कुछ घन जैसा हो गया। ठीक है, ये आपका घन है। इसमें देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो बेसिक से समझ लें कि घन में आप देखिए तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ये वाली भुजा हुई, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये नीचे 4 बेस में देख रहे हैं, ऊपर ऐसे ही 4 ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, 4 4 8, और ये 4 पिलर्स देख रहे हैं कमरे में, जो 4 पिलर्स के हैं। जैसे आप कमरे को ध्यान से देखिए तो नीचे की फर्श को देखिए तो उसमें आपको लंबाई चौड़ाई जैसे 4 धारियां दिखेंगी किनारों पर, ये 4 कोरे हो गई। ऐसे छत को ऊपर देखिए तो ऊपर भी आपको 4 किनारे दिखेंगे, तो 4 4 8 हो गए। फिर चारों कोनों को देखिए तो एक एक कोने पर 4 धारियां दिखेंगी, ये 4 धारियां खड़ी ऊंचाई वाली हो गई। तो इस प्रकार से 4 4 8 4 12, ये जो 12 आपको दिख रही हैं भुजाएं, ये आपकी घन की कोर होती हैं। अगर कभी पूछा जाए घन में कोर या भुजा कुछ भी कह सकते हैं, कितनी होती हैं, तो इनको एजेस भी बोलते हैं, इंग्लिश में एजेस कह सकते हैं या फिर साइड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये कितने हुए, 12 हुए, 12 आपने देखा कि 12 कैसे हैं। और इसके बाद देखिए इसमें शीर्ष बिंदु कितने हैं, तो एक जैसे ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा आप देखिए ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया। जहाँ पर कॉर्नर्स मिल रहे हैं ये सब शीर्ष हैं। अब आप जरा काउंट करके देखिए ये कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये 8 दिख रहे हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष बन रहे हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि किसी घन या घनाभ, देखिए ये बातें घन और घनाभ दोनों के लिए वैलिड होंगी, ध्यान रखिएगा। कोर भी उसमें भी, घनाभ में भी 12 होंगी, शीर्ष उसमें भी। शीर्ष को आप वर्टेक्स कहते हैं, और कई सारे शीर्ष होंगे तो वर्टिसेस कह दिया जाएगा। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। अगर कई सारे होंगे तो वर्टिसेस कह दिया जाएगा। ये कितने आप देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं। ठीक है, और एक वर्ड और पूछा जाता है कि भाई फलक फिर कितने होंगे, तो फलक आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो फलक मतलब फेसेस, तो फेसेस कितने होंगे, फेसेस यहाँ पर 6 होंगे। ठीक है, फेसेस आपके 6 होंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। और अगर कभी पूछा जाए कि घन या घनाभ में विकर्ण क्या होते हैं, आप देखिए कि विकर्ण किसको कहते हैं, तो विकर्ण घन या घनाभ में, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, अगर आप देखें तो वो क्या होते हैं, उनको अगर आपको समझना है तो देखिए विकर्ण क्या होंगे। विकर्ण होंगे जो इस कमरे में, जैसे आप जिस कमरे में देखिए नीचे का एक कोना लीजिए और इतनी लंबी रॉड इसमें सेट करिए कि इस कोने से विपरीत वाले इस कोने को ऊपर वाले छत के कोने से मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसी तरीके से इसको इससे मिल जाए। अगर आप अपने कमरे में ध्यान दें तो हर एक नीचे वाले कोने से उसके विपरीत ऊपर वाला कोना मिलाना है, हर एक नीचे वाले कोने से उसके विपरीत ऊपर वाला कोना मिलाना है। ऐसे अगर आप सेट करें, इसमें रॉड सेट करें कमरे में, तो आप देखेंगे ऐसी 4 रॉड आप सेट कर पाएंगे। नीचे से ऊपर एक किनारा इधर, नीचे से ऊपर, हर नीचे के चारों किनारों पर उनके विपरीत ऊपर के 4 किनारे मिलेंगे। तो ऐसे आप 4 रॉड सेट कर सकते हैं। इसका मतलब विकर्ण इसमें 4 होंगे, है ना। और इन्हीं को विकर्ण कहा जाता है। जो मैक्सिमम हाइट की, सबसे बड़ी हाइट की एक रॉड आप एक
कोने से दूसरे कोने तक सेट कर सकते हैं, उसी को घन या घनाभ का विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये कोर कितनी होती है, शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं और ये सब क्या होते हैं। ठीक है, फलक वर्ड जो आया फेस, ये कुछ और नहीं है। जैसे आप देखिए दीवार के एक दीवार पर इस कमरे में जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इस पे आप बोर्ड देख रहे हैं, तो ठीक इसके विपरीत सामने एक दीवार है। लेफ्ट और राइट में आपको 4 दीवारें, जिस कमरे में आप बैठे देखिए चारों दीवारें आपके सामने हैं, और नीचे की फर्श और ऊपर की छत मिला के ये जो 6 आप सरफेस देख रहे हैं, ये 6 के 6 फलक हैं जिनको हम फेसेस कहते हैं, 6 फेसेस। तो आई थिंक आप ये बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप इनके सभी बेसिक्स को अच्छे से बता पाएंगे। अब चलिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो कि घन की भी है और घनाभ की भी। ये पॉइंट्स घन के लिए भी यही है, घनाभ के लिए भी यही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं घन के जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको नोट करिए। जैसे कभी आपसे घन का आयतन कहा जाएगा, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो V से लिखते हैं। जैसे मैं मान लूं कि इन सभी की भुजा अगर 5 होगी तो 5 ही 5 होगी, 6 होगी तो 6 ही 6 होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक कोर प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मैं मानता हूं कि सब A है तो प्रत्येक कोर A हो जाएगी, इसमें कुछ सोचना नहीं, हर एक कोर ही A हो जाएगी सभी। तो इसका मतलब ये है कि घन की प्रत्येक कोर बराबर होती, कोर या भुजा कह ले, तो इसका मतलब ये जो भुजा है, इस भुजा की घात 3 हम लिख सकते हैं आयतन को। तो अगर हम ऐसे लिखें V बराबर तो A क्यूब, है ना, V का मतलब वॉल्यूम और A क्यूब, A मतलब साइड का क्यूब यानी भुजा की घात 3। ये एक सूत्र है, चाहे आप ऐसे हिंदी में लैंग्वेज में लिख दें, चाहे आप V बराबर V फॉर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, और A भुजा हो गया, बात वही है जो ऊपर लिखा है। दूसरा, अगर इसके लिए, इस घन के लिए अगर ये कहा जाए कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया। तो घन के कितने सरफेस हैं, अभी आपने देखा घन के 6 सरफेस आपको 6 दिख रहे हैं, 4 दीवारें, छत और नीचे फर्श। इसका मतलब 6 सरफेस, और 6 हैं क्या, हर एक सरफेस अपने आप में एक वर्ग है। क्या है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर यानी भुजा की घात 2। तो एक वर्ग होगा तो A स्क्वायर, 2 वर्ग होंगे तो 2A स्क्वायर, 3 वर्ग होंगे तो 3A स्क्वायर। ये तो 6 वर्ग है ना, क्योंकि 6 सरफेस है, तो इसका मतलब 6A स्क्वायर इसका सूत्र बना। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया को 6A स्क्वायर कहिए या टोटल सरफेस एरिया को आप कहिए 6 गुणे भुजा की घात 2, बात वही है ना। ये देखिए A का मतलब भुजा, जहां भी A आया उसका मतलब भुजा, और ये जो T ऐसे है इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ जिसको हम कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे। तो ये आपका सूत्र है, चाहे जैसे आप समझिए, दोनों एक ही बात है, ये भी वही है ये भी वही है, लिखने का तरीका है बस केवल। अब आप देखिए इसमें एक नई चीज आती है, पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये पार्श्व पृष्ठ क्या होते हैं, पार्श्व पृष्ठ वो होते हैं कि अगर एक कमरा मैदान में बना दिया जाए और आपसे कहा जाए आप इसके चारों तरफ घूमिए और देखिए कि आप कितना देख पा रहे हैं, इसके कितने सरफेस देख पा रहे हैं। तो अगर एक कमरा बना हो और आप उसके चारों तरफ घूमें, ठीक है, तो आप क्या देख पाएंगे, सिर्फ उसकी 4 दीवारें, ना तो ऊपर से छत देख पाएंगे ना नीचे की अंदर की फर्श देख पाएंगे, क्योंकि आप कमरे के बाहर बाहर घूम के देख रहे हैं। तो पार्श्वीय पृष्ठ यही हुआ, पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ 4 सरफेस देख सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई बॉक्स ऐसे आपको दिखाऊं तो आप बॉक्स के ये 4 सिरे तो घुमा के देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से ऐसे नहीं देख सकते, इसके नीचे से नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्श्व पृष्ठ जब भी कहा जाएगा, जब भी नाम लिया जाएगा कि घन का पार्श्वीय पृष्ठ, घन का पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्वीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहा जाता है लैटरल सरफेस एरिया, इसको LSA से लिखा जाता है, लैटरल सरफेस एरिया। और ये होता है सिर्फ 4 सरफेस देख सकते हैं, इसलिए 4A स्क्वायर, चाहे 4A स्क्वायर कहिए या 4 गुणे भुजा स्क्वायर कहिए इसको, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, लिख पाएंगे। अब मैं बार बार उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो गया पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब लेटरली, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड क्या देख सकते हैं, तो साइड बाई साइड सिर्फ दीवारें हैं। लेटरल का मतलब ही होता है, पार्श्व का मतलब साइड बाई साइड, है ना, मतलब किनारों पर क्या है, तो वो 4 दीवारें ही देख सकते हैं। ये हो गया आपका 4A स्क्वायर। अच्छा, अब ये बात आती है कि हम देखें, अगर पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, अब हमारे पास एक चीज और आता है कि घन का विकर्ण, यानी घन
के विकर्ण की माप या विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की, चाहे आप लंबाई कहिए या आप माप कहिए, तो ये होता है भुजा गुणे √3। ठीक है, भुजा गुणे √3 या a√3। आप चाहे भुजा √3 कहिए या फिर ये a भुजा है, तो आप इसको विकर्ण को क्या किससे लिखते हैं, d से, तो आप ऐसे कह सकते हैं a√3। विकर्ण का अंग्रेजी होता है डायगोनल, विकर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायगोनल, तो इसी से d आया, d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d बराबर a√3 या भुजा √3। ये फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेंगे, जो कि घन से संबंधित फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ सकते हैं, वो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मैं घनाभ के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ और इसके बाद हम ये क्वेश्चन करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब घनाभ को देखते हैं, घनाभ क्या होता है और घनाभ के बारे में सूत्र का प्रयोग। तो घन हो गया, अब बारी आ गई घनाभ की। घनाभ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनता है आयत से, जैसा कि आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं ना, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, यानी कि आयत की मदद से बनेगा हमेशा घनाभ, क्योंकि आयत में भी क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्यूबॉइड है, यानी घनाभ है, जिसमें लंबाई अलग है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई अलग है जिसको हम B से, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, और ऊंचाई जो ये आप देख रहे हैं इसको H से लिख सकते हैं। ऊंचाई चाहे यहाँ बोलिए या फिर यहाँ बोल सकते हैं, ऐसे ये जो हाइट है। भाई कमरे में आप देखिए, नीचे फर्श पर तो लंबाई चौड़ाई आपको दिख जाएगी, फर्श को देखिए लंबाई चौड़ाई, और ये जो ऊंचाई है दीवार की किनारों पर, किसी किनारे पर देख लीजिए, वो ऊंचाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ के लिए आपके सामने आ चुकी है। आपको मालूम है कि घनाभ में ये सब अलग होगा। तो अब अगर हम बात करें कि फिर घनाभ का, चलिए नीचे से लिखते हैं थोड़ा सा, घनाभ का आयतन। अगर घनाभ का आयतन लिया जाएगा जिसको हम V से लिखते हैं, तो वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, मतलब V बराबर LBH। ठीक, इसी आयतन को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, इसी घन के आयतन को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी ये घनाभ है, तो इसी घनाभ के आयतन को एक और प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में क्या होता है, हमेशा आप देखिए तीन भुजाएं जो आपकी दिखती हैं घनाभ की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन भुजाओं का गुणनफल करके आता है, क्योंकि त्रिविमीय संरचना है, 3D डायग्राम है। इसको किन्हीं भी दो भुजाओं के गुणनफल को हम उस सरफेस का क्षेत्रफल कह सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे फर्श है, तो फर्श में क्या दिख रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई अगर हम बोले तो इस आधार का क्षेत्रफल मिल गया, और इसी आधार के ऊपर ही तो ये संरचना पूरी बनी है। भाई अगर आप जरा ध्यान से इमेजिन करिए कि अगर ये नीचे का बेस है, इसी आयत पर आयत रखते चले जाएं, जैसे एक आयताकार पन्ना लें और पन्नों पर पन्ने रखते चले जाएं, तो इतनी मोटी संरचना जब बन जाएगी, खूब सारे पन्ने ऐसे रख दिए जाएं, या किताब पर किताब रखते चले जाएं, तो ऊंचाई आती चली जाएगी और वो घनाभ का रूप लेता चला जाएगा। जब तक कोई पन्ना है, सोचिए अगर ये कोई पेज है, तब तक तो ये आयत है, लेकिन इस पे जैसे ही पेज पर पेज रखते चले जाएंगे, इसी प्रकार से ऊपर उठता चला जाएगा। इसका मतलब आप ये देखिए कि जब तक ये नीचे का सिस्टम था, ये था, तब तक इसका क्षेत्रफल था लंबाई गुणे चौड़ाई, और अब इसमें जब ऊंचाई से और गुणा कर देंगे तो वो तुरंत क्यूबॉइड बन जाएगा। आप जानते हैं इसी प्रकार से ये बना है। तो कई बुद्धिजीवी लोग कमेंट में ये सब चीज़ें बोल देते हैं। एक बार मैंने क्वेश्चन आपका सेकंड सेमेस्टर का कराया था, तो उसमें कई लोग ये बोल दिए कि आप इतना ऐसे कैसे कर दिए, ये कैसे सूत्र लगा दिए। उनको मालूम नहीं है, बस केवल कमेंट लिखना है। कमेंट लिखने से पहले एक बार सोचना होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या उसके पीछे हमें नॉलेज है, या हमने रिसर्च की है, या किसी से पूछा है, तो ऐसा होता है। याद आ गई बात तो मैंने बताया। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये घनाभ का आयतन जो है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका हो गया। अब घनाभ का आयतन क्या होगा, इतना सेक्शन आप इसको क्षेत्रफल कह सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई को,
या किन्हीं भी दो भुजाओं को क्षेत्रफल कहा जा सकता है, दो भुजाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मैं अभी फिलहाल इतना ही बताता हूं। इस लंबाई चौड़ाई को अगर आप क्षेत्रफल कहें तो आप कहेंगे क्षेत्रफल और इसमें गुणा कर दें ऊंचाई। ठीक, ये अभी आपका आयतन हो जाएगा। और ये याद रखें कि कभी ऐसा आए कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर कहीं दिया हो तो वो भी गुणा करके क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें अगर लंबाई से गुणा करें तो आयतन मिल जाएगा। और अगर लंबाई और ऊंचाई कहीं गुणनफल के रूप में दिया हो तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और चौड़ाई से गुणा करेंगे तो भी आयतन हो जाएगा। ठीक, तीनों सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूं कि क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई चौड़ाई, ऐसा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप केवल इतना याद रखिए, यही प्रयोग अधिक होता है, बाकी डिटेल का विषय है, ज्यादा डिटेल जाने में अभी उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहां से समझ पाते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको मैंने क्षेत्रफल लिख दिया, और गुणे ऊंचाई ये वही सूत्र है जो ऊपर लिखा है। ठीक, ये आपका घनाभ का आयतन दो रूपों में आ गया, इस रूप में भी और इस रूप में भी। अब हम लिखते हैं भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होगा 2 गुणे, अब देखिए लंबाई चौड़ाई को बड़ा बड़ा ना हो इसलिए मैं LBH ही लूंगा, 2LB प्लस BH और प्लस HL। अब देखिए ये LB के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, BH के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, HL के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा। ये आप अंडरस्टूड रखिए, आपको मालूम होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम है तीन ही चीजें होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक बार ग्रुपिंग हो जाएगी L से B की, फिर B से H की, और फिर H से L की, तो 2LB BH HL याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर है 2 और यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा 2 इंटू L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी 2LB BH HL। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है कि घनाभ के 4 दीवार। अब देखिए घनाभ, क्योंकि आपका कमरा सामान्य रूप से सभी जो कमरे होते हैं वो घनाभ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ होगा, जैसे अभी आपने घन के लिए पार्श्व पृष्ठ में चारों दीवारों का लिखा था, वैसे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही होगा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई घनाभ का, अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कमरे की कभी ये प्रश्न आए कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो होगा आपका सूत्र 2L प्लस बी इंटू एच। देखिए ब्रैकेट में L प्लस बी है, बाहर गुणे H है यानी ऊंचाई, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये याद रखिए, ये सूत्र है कमरे की 4 दीवारों का। अब बचता है एक सूत्र बस, और उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, वो है घनाभ का विकर्ण। जैसे भी घन का विकर्ण था वैसे घनाभ का विकर्ण या विकर्ण की माप या विकर्ण की लंबाई बोले, कोई दिक्कत नहीं, इसको D से लिखते हैं। ये सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इससे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वर्ग के योगफल का वर्गमूल। ठीक है, सिंपल बात है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H², लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, सब प्लस में। ठीक है, ये सूत्र आपके सामने 5 सूत्र ये हो गए। ठीक है, इसके और 5 आपने घन के। आज हम घन और घनाभ पर संबंधित सारी चर्चाएं कर रहे हैं। आपने देख लिया है, इनके समस्त सूत्रों को देख लिया है। अब हम प्रयोग करते हैं इनका इन प्रश्नों में, और कहां कहां कैसे कैसे किन बातों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए, सबको जोड़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर ही रहे होंगे, तो अब ट्राई करिए, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर्स दीजिए और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 180, देखिए आ गया वही प्रश्न, 180 वर्ग मीटर है फर्श का क्षेत्रफल।
यानी जो फर्श है इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। इसका मतलब हमें क्या दिया है, हमें दिया है फर्श का क्षेत्रफल। ये आयताकार कमरा है तो घनाभ है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। फर्श का क्षेत्रफल दिया है 180 वर्ग मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर और ऊंचाई भी दे दी गई, ऊंचाई यानी h से लिख सकते हैं, ये है 4.5 मीटर, तो इस कमरे का आयतन बताइए। देखिए इसी सूत्र का प्रयोग हो गया, कमरे का आयतन बताना है, क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे में आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन को हम कह सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना, उसके फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अब आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल 180, ये भी मीटर, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि सर ये सेंटीमीटर, मीटर, डेका, डेसीमीटर ये सब बदलना भी सिखा दीजिए। तो मैं अभी उसके लिए 1-2 मिनट का क्विक आपको समझा देता हूँ। फिलहाल पहले इसको कर लेते हैं। 180 गुणे 4.5, इसको जरा गुणा करिए। 180 को 45 से पहले गुणा करते हैं, वैसे तो ये 0 ऐसे रख देते हैं और 45 और 18 का गुणा कर देते हैं, है ना, फिर बाद में दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 8 पंचे 40 के 0, 8 चौक 32, 4 36, है ना, 8 पंचे 40 के 0, 4 हासिल है, 8 चौक 32, 4 36 और 45 एक कम 45, ये 0, 6 5 11 और ये 810। अब आप देखिए यहाँ से 810, ये 18 और 45 का गुणा और ये वाला 0 पहले से था। अब एक अंक पे दशमलव है इधर से, देखिए तो एक अंक पे इधर से दशमलव लगाएंगे, 810 आ गया। और क्योंकि आयतन है इसलिए मीटर क्यूब में लिखेंगे, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो उस पर घात 3, इसी घात 3 को आप कहते हैं घन, तो ये भी लिख सकते हैं कि घन मीटर। घात 3 को घन कहा जाता है तो घन मीटर भी कह सकते हैं, ठीक, चाहे ये लिखिए या ये लिखिए। तो ये आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। आई होप ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करना भी बताता हूँ कि अगर कहीं ये सब चीज़ें मिल जाएं जो सेंटीमीटर, मीटर और ये सब डेका, डेसी होता है, मिली ये सब होता है, तो उसको कैसे करें। तो देखिए इसके लिए 1-2 तरीके मैं आपको एक तरह से एक पोएम जैसा समझा देता हूँ, आप याद करने की कोशिश करिए। सरलतम विधि है, बहुत लोगों ने सीखा होगा बचपन में अपने दादाजी से या अपने शिक्षकों से, तो वो विधि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो विधि ये है, जैसे अब देखिए मैं लाइन लिखता हूँ और सुनिए और आप भी बोलिए। डेका 10 है, डेका 10 है किलो हजार, डेका 10 है किलो हजार, और हेक्टो से समझो 100 बार, हेक्टो से समझो 100 बार। ये एक लाइन हो गई। इसको इसी तरीके से बोलिए आप, डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। और फिर एक लाइन और याद रखिए, दशम डेसी, सवा सेंटी, सवा सेंटी है हजारवां भाग मिली, है हजारवां भाग मिली। इतने से आपका काम बन जाएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। देखिए अब इसको फिर से पढ़िए आप साथ में। डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, दशम डेसी, सवा सेंटी है हजारवां भाग मिली। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एक वर्ड आया आपको, देखिए डेका, फिर किलो, फिर हेक्टो, है ना, यहाँ पर 3 चीज़ें, फिर यहाँ पर डेसी, यहाँ पर आप देखिए तो आप क्या देखेंगे, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। ये देखिए आप इस प्रकार से 6 चीज़ें अच्छे से बदलना सीख जाएंगे। देखिए जो पहली लाइन है, इसमें जब किसी को बदलना होता है डेका, किलो या हेक्टो को, तो इनको 100 से गुणा करते हैं, गुणा गुणे 100 लिखा है ना, देखिए। और एक मिनट, सॉरी, 100 से गुणा नहीं, मतलब इनमें गुणा करते हैं, इनमें गुणा करते हैं। और किससे गुणा करते हैं, जैसे यहाँ लिखा डेका 10 है, तो इसका मतलब जब भी डेका आएगा तो गुणे 10 कर दिया जाएगा। किलो हजार है तो मतलब इसको गुणा कर दिया जाएगा 1000 से। और हेक्टो से समझो 100 बार, हेक्टो जब भी आएगा तो इसको 100 से गुणा कर दिया जाएगा कहीं भी। अभी मैं इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर कितने मीटर के बराबर है, तो डेका 10 है, मतलब इसको तुरंत 10 से गुणा कर देंगे और हम कहेंगे कि ये 10 मीटर के बराबर है। अगर ऐसे ही कहा जाए 5 डेका मीटर किसके बराबर है,
तो क्योंकि डेका में 10 से गुणा करते हैं तो 5 को 10 से करेंगे, 5 दाम 50 मीटर के बराबर है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे फटाफट और चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से अगर किलो, आप जानते ही हैं किलो कि 1 किलो अगर है तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे 1 को, और ये बन जाएगा किसमें, किलो से। आप मान लीजिए कोई भी चीज़ है, किलो से ग्राम में बनाना है, किलोग्राम है तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 से गुणा होकर के हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मान लीजिए किलोमीटर है, यहाँ पर लिख लेते हैं किलोमीटर दूरी, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 मीटर बन जाएगा। ये तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं। इसी तरीके से 7 किलोमीटर अगर कहा जाए तो 7 किलोमीटर को 7 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 7000 मीटर के बराबर आ जाएगा। आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, किलो वाले में गुणे 1000। ठीक है, सब इसी में लिखा है। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर हो 1 हेक्टोमीटर है तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। बस ऐसे ही गुणा हो जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे, आई होप आप ये पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। अब आप देखिए नीचे वाली लाइन का प्रयोग, यहाँ पर कहा गया दशम, सवा और हजारवां भाग, यहाँ पर बटे होगा। यहाँ हमें जो ऊपर गुणा होता है इनको बदलने के लिए बटे किया जाता है। जैसे दशम डेसी, दशम मतलब 10, डेसी मतलब जब डेसी लिखा हो तो 10 से भाग करें, क्या करें, 10 से भाग करेंगे। भाग मतलब ऐसे 1/10 है ना, इसको यही कह सकते हैं। सवा सेंटी मतलब भाग करें किससे, सवा मतलब 100, सेंटी जब हो तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं आप ना, तो इसका मतलब भाग करें 100 से, या ऐसे इसको 1/100 के रूप में याद रखें। और है हजारवां भाग मिली, जब मिली हो तो उसको 1000 से करते हैं, यानी कि 1000 से भाग करके मिली को बदलेंगे, या इसको ऐसे याद रखेंगे 1/1000 करके। तो यहाँ पर बटे करके बदला जाएगा। जैसे कोई भी आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको बदलना है कि भाई 2 सेंटीमीटर को मीटर बदलो, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए भाग करेंगे 100 से, ये आप भाग करेंगे 0.02 आ जाएगा, ये आपका मीटर में बदल गया। सेंटीमीटर में 2 था और मीटर में 0.02 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी को भी बदलेंगे तो यही प्रक्रिया करेंगे। दशम डेसी, अगर मिली को बदलना है कि भाई चलो अगर यहाँ पर लिखा है कि 250 मिलीलीटर है, या जो भी है ना, डिस्टेंस जो भी आप देखें, मिलीलीटर या मिलीमीटर में कुछ भी लिखा हो, तो इसको आप क्या करेंगे, चलिए इसको लीटर में ही बदल के देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर ml में इसका प्रयोग हो जाता है। तो आप देखिए 250 ये रहा, ठीक है, इसको आप 1000 से भाग कर देंगे, बस ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा मिली से। आप देख रहे हैं 1/4 ये आएगा, 1/4 को आप आगे और डिवाइड कर सकते हैं 0.25 करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लीटर में बदल जाएगा। तो आई होप अब आप इनको समझ गए होंगे, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। मैंने प्रयास किया समझाने का, आपको समझा दिया है, और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और बहुत से लोगों को मालूम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार दूसरे क्वेश्चन में देखिए आयतन दे रखा है, आयतन को v से लिखते हैं, 1331 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, और कहा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो पहले हमें घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। घन का आयतन पता, तो इसी का हम सूत्र लगाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ पहले हमें बताना है, तो मैं लिख लेता हूँ घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दे। अब जो दिया था उसी का सूत्र लगाते हैं, यही वाला, तभी हम उसी की सहायता से कुछ ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारे पास है नहीं, जब तक भुजा होगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो दिया था इसी की सहायता लेंगे, घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, है ना। और आयतन दिया हुआ है 1331, तो इस तरफ 1331 रख दीजिए, और इधर आप भुजा की घात 3, घात 3 इस पे घनमूल हो जाएगा। घात 3, घात 2 होता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, घात 3 है तो घनमूल हो जाएगा। घनमूल का चिन्ह में यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं, इस प्रकार से भुजा आ जाएगी। अब आप देखिए 1331 11 गुणे 11 गुणे 11 करके आता है, नहीं तो आप क्या करेंगे 1331 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 3 से सब कटेगा है नहीं, सीधे 11 से कटेगा, 11 एकम 11, ऐसे 121, 11 11 ऐसे करके आप करेंगे तो 3 बार ये 3 का पेयर बन गया, यानी त्रिक बन गया। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो अब 11 ही आ जाएगा। आप जानते हैं कि भुजा जो आया वो 11 आ गई, 11 और सेंटीमीटर,
क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। अब भुजा मिल गया और हमें अब जो बताना था कि भाई घन का हमें बताना था संपूर्ण पृष्ठ, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी बताना था ये होता है 6 गुणे भुजा की घात 2 या 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए मतलब 11 का स्क्वायर, तो ये 6 गुणे 121 हो गया। 6 गुणे 111 का वर्ग 121 होता है। आप 6 को 121 से गुणा करिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, तो आप देखेंगे 726। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ का इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे, सेंटीमीटर पर घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं, क्योंकि घात 2 को वर्ग कहते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका लग गया। आई होप आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ढंग से सीख रहे होंगे और कैसे करने हैं ये भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 घनों को जिनकी लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पिघला के एक नया घन बनाया गया, तो उसकी कोर बताइए। देखिए इसमें क्या है, छोटे छोटे घन है। एक घन छोटा सा है 3, एक इससे बड़ा सा है 4, एक और बड़ा सा है 5, और इनको पिघला के एक बहुत बड़ा सा घन बनाया गया ऐसा। तो ये 3 घन है जिनको पिघलाया गया। मान लीजिए एल्युमिनियम के थे या कॉपर के थे या सोने के थे या चांदी के थे, जिनके भी थे, उन धातुओं के घनों को पिघलाया गया, गर्म करके खूब पिघलाया गया। पिघला के मटेरियल वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो ध्यान रखें जब एक आकृति या एक आकृति को पिघला के नई आकृति का निर्माण होता है तो उसमें आयतन नहीं बदलता है। ठीक, ध्यान रखें उस मटेरियल का आयतन नहीं बदलेगा, जितना स्थान वो तब घेर रहा था उतना अब भी नए रूप में भी घेरेगा। इसका मतलब इन तीनों का सम्मिलित आयतन बराबर इस अकेले नए घन का आयतन। तो क्योंकि इन तीनों छोटे घनों का आयतन हमें इनकी भुजा ज्ञात है, जैसे एक का है 3 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर, है ना। और फिर नया जो बना है उसका हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा होगी भाई ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये नया वाला घन। मैंने यहाँ वर्ग बनाया क्योंकि घन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा है, इसलिए इसको घन ही समझिएगा। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब इन तीनों को पिघलाया जाएगा फिर ये नया बनाया जाएगा तो आयतन नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन तीनों घनों का जो आयतन होगा, तीनों ही घनों का सम्मिलित जो आयतन होगा, तीनों घनों का सम्मिलित आयतन ये आपका बराबर होगा नए घन के आयतन के, जो नया बना है, या बड़े घन कह सकते हैं, नए घन का आयतन। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दैट इज की पॉइंट। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट केवल घन के लिए ही नहीं, आप हर एक आकृति के लिए याद रखेंगे कि अगर कोई आकृति पिघलाई गई, बेलन को पिघलाया गया, शंकु बनाया गया, तो भी उनमें उन दोनों का आयतन बराबर रख देंगे, आयतन नहीं बदलेगा। इसी प्रकार कोई आकृति पिघला के नई आकृति बनती है तो आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी आयतन नहीं बदलता। ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब चलिए इसको करते हैं। भाई इसका आयतन है तो छोटे घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3, इसकी भुजा 3 है तो इसकी घात 3 करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा, क्योंकि घन का आयतन होता ही है भुजा की घात 3। तो भुजा इसकी 3 थी, उस पर घात 3 किया तो इसका आयतन हो गया, प्लस 4 इसकी भुजा है, इस पर भी घात 3 करेंगे, इसका भी आयतन हो जाएगा, प्लस 5 इसकी भुजा है, इसका भी घात 3 करेंगे तो इसका भी आयतन हो जाएगा। इन तीनों का सम्मिलित आयतन प्लस कर दिया, और इसका नया हमें पता नहीं, ए पता है तो हम ए पर घात 3 लिख देंगे। यही हमें भुजा ज्ञात करनी है कि जो नया घन बनाया उसकी कोर यानी भुजा कितनी लंबी होगी। ठीक है, यही ज्ञात करना है, तो इसी को आप ज्ञात कर लीजिए। 3 का कितना होगा, 3 3 9 3 27, 16 चौके 64, भाई 4 चौके 16 चौके 64। 25 का घन होता है 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 करके आता है, ये आपका हो गया। इन सबको जोड़िए, 5 4 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1 2 1 3 6 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 1 2 216। आप देख रहे 216 आया। ये घन है तो 216 पर भाई आपको देख रहे हैं a की घात 3 का मान कितना है, 216, तो ये घात 3 इस पे आएगा तो घनमूल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि घात 3 हमेशा घनमूल हो जाता है और 216 का घनमूल होता है 6। आपको याद होगा जैसे 5 का 125, वैसे 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 216 मिलता है। इसका मतलब ये 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 ही निकल आएगा। 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आप इसको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, नए घन का जो आयतन है, भुजा है, वो 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। आई होप आप इनको अच्छे से समझ रहे होंगे, ढंग से सीख रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इन्हीं प्रश्नों में थोड़ा हेरफेर करते कि किसी को मीटर दे देते, किसी को सेंटीमीटर दे देते, फिर बताते। तो आप या तो सबको मीटर बना लेते या सबको सेंटीमीटर बना लेते, फिर करते। बस इतना ध्यान रखा जाता है, थोड़ा बहुत इन्हीं चीज़ों को देख लिया जाता है कि कहीं कोई हेरफेर ना की गई हो कि 2 सेंटीमीटर में थे, तीसरा मीटर दे दिया गया हो। तो आपको ये समझना है कि या तो तीनों मीटर में लेने हैं या तीनों सेंटीमीटर में लेने हैं। इन बातों को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, यदि एक आदमी को 6 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है तो 23 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े और 24 मीटर ऊंचे कमरे में कितने लोगों के लिए पर्याप्त हवा होगी। तो आप सिंपल सी बात देखिए कि एक आदमी है, उसको हवा कितनी चाहिए, उसको चाहिए 6 घन मीटर हवा। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर लिखते हैं एक आदमी के लिए आवश्यक हवा या वायु दिया गया है 6 घन मीटर। देखिए घन मीटर लिखने से ही पता चल रहा कि ये आयतन है। हमेशा आयतन को ही घन मीटर में कहा जाता है, या मीटर की घात 3 या सेंटीमीटर की घात 3 में बोला जाता है। ठीक है, तो ये आयतन है, यानी एक आदमी कितनी हवा अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, वो 6 घन मीटर हवा यानी ग्रहण कर रहा है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कमरा है, कमरा। अब ये कमरे में आप देखिए, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, इस कमरे में पूरी हवा तो भरी, हवा हर जगह व्याप्त है, तो इस कमरे में भी हवा है। तो इस कमरे में जितनी हवा भरी है, जितनी हवा ने इस कमरे में स्थान घेरा है, वो इसका आयतन है। इसका मतलब कमरे भर में हवा की जो मात्रा है उस कमरे के आयतन को दर्शाएगी। तो हम कमरे का आयतन निकाल लें तो भी हम ये कहते हैं वो हवा का आयतन है, या हवा का आयतन पता हो तो वो कमरे का आयतन है। सिंपल बात है, क्योंकि जितना कमरे में हवा भरी है, हवा ने जितना स्थान कमरे में घेर रखा है, वो पूरे कमरा ही घेर रखा है। हवा, कोई भी ऐसा कोना है जहाँ कमरे में हवा ना हो, है, हर जगह है। इसका मतलब कमरे का आयतन मतलब कमरे में भरी हवा का आयतन, एक ही बात है दोनों। तो इसका मतलब अगर अब हम कमरे में जो हवा की मात्रा है, अगर हम वो निकालना चाहें, यानी हम कमरे में हवा की मात्रा अगर कहें कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि हवा की मात्रा भैया जितना कमरे का आयतन है, यानी जितना कमरे का क्या है, आयतन। सिंपल बात है, कमरे में जितनी जगह है आयतन उतनी हवा है। तो कमरे में हवा की मात्रा कमरे का आयतन, और कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो कि दिया गया है यहाँ पर देखिए 23 मीटर लंबा कमरा है, 20 मीटर चौड़ा है और 24 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर मान रखते हैं 23 गुणे 20 गुणे 24, सभी मीटर में है, इसलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमें मिल जाएगी हवा की मात्रा। ठीक है, और वो भी मीटर की घात 3 में मिलेगा, क्योंकि तीनों ही मीटर 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 है। अब ये मिल जाएगा, या बल्कि ऐसे मिल गया। अब आप गुणा करिए ही मत, ऐसे छोड़ दीजिए। अभी गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन देखिए। गुणा तो हम कभी भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने छोड़ा क्यों, ये देखिए। आप ये बताइए कि मान लीजिए सपोज मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, यहाँ पर ऐसा समझिए। अब आप करें क्या, कैसे पता चले कि कितने लोगों के लिए कमरे में हवा। आप बताइए, ये मान लीजिए कमरा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कमरे में कोई चीज़ 50 यूनिट है, 50 यूनिट है, हवा ही मान लेते हैं, 50 यूनिट हवा है, और मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी को 10 यूनिट हवा की ज़रूरत है, ये भी बता दिया। एक आदमी को 10 यूनिट हवा की ज़रूरत है, कमरे में 50 यूनिट है, तो कितने आदमियों के लिए हवा है कमरे में। तो आप साफ देख रहे हैं 5 आदमियों के लिए। मतलब इस टोटल कमरे की हवा को इस एक आदमी की ज़रूरत वाली हवा से भाग कर दे तो 5 आ जाएगा तुरंत। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर टोटल कमरे का आ चुका है, और एक आदमी का ये देखिए ऊपर लिखा है, भाग कर दे, पता चल जाएगा कितने आदमियों के लिए हवा है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे आई थिंक, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। तो अब आप बस सिंपल सी बात है, आपको ये बताना था कि कमरे में कितने लोगों के लिए पर्याप्त हवा है। तो आप सिंपल लिखेंगे कि कमरे में ऐसे बोलिए, यहाँ पर लोगों की संख्या, आपको यहाँ बताना है कितने लोगों के लिए हवा पर्याप्त है। तो आप लिखिए लोगों की संख्या, बस आपको ये बताना है। तो इसका मतलब लोगों की संख्या आपको निकालना है कि कितने लोगों के लिए हवा आवश्यक है कमरे में। तो हम कहेंगे कि भाई ये कमरे का पूरा ले लेते हैं आयतन, जो कि 23 गुणे 20 गुणे 24 आया है,
और एक आदमी को जो हवा चाहिए थी उससे भाग कर दे बस। तो सिंपल बात है, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 23 गुणे ये 24 गुणे 20 है आपका, बस इसको ही सरल कर लेंगे तो आप देखेंगे 23 गुणे 20 चौके 80 और इसका गुणा करेंगे 0, 8 त्रिक 24 के 4, 0 ऐसे रहेगा, 8 त्रिक 24 के 4, 2, 8 दूनी 16, 2, 18, 1840 और सब मीटर में था, और ये क्योंकि आयतन ही है ये भी इसलिए मीटर क्यूब। इसका मतलब 1800, सॉरी आयतन नहीं है, ये हम लोगों की संख्या निकाल रहे हैं, तो लोगों की संख्या, इसका मतलब 1840 आदमियों के लिए, 1840 आदमियों के लिए हवा है, ठीक है। उस कमरे में 1840 आदमियों के लिए पर्याप्त हवा है, ठीक है। ये आपको बताना था और ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे ये निकला है और कैसे इसको किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार आधार की टंकी में कुछ पानी भरा है। अब देखिए एक टंकी है जिसका आधार 3 गुणे 2 मीटर, मतलब जैसे ये कमरे को ही आप टंकी मान लीजिए, तो इसका आधार क्या है, फर्श, जो फर्श है, ठीक है। ये मान लेते 3 मीटर और 2 मीटर है। अब ये कहा गया है कि इसमें कुछ पानी भरा है, उसमें एक ठोस वस्तु डुबो देने पर पानी का तल 5 मीटर उड़ जाता है, तो डूबे हुए ठोस का आयतन क्या होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें इस प्रकार से, जैसे पूरा तो बन नहीं पाएगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका है कोई इतना आयताकार टंकी, कोई आयताकार टंकी है जिसके नीचे लंबाई चौड़ाई आपको 3 गुणे 2 है, पता है। और अब इसमें आपका कितना, एक ठोस, जैसे इसमें कुछ पानी भरा था, पहले से ही इसमें कुछ पानी भरा था, ठीक, ये पहले से भरा था। इसमें क्या किया गया कि एक ठोस वस्तु डुबो दी गई, कोई ऐसी ठोस वस्तु थी जो इसमें डाल दी गई, डुबो दी गई। तो ठोस वस्तु के इसमें गिरने से पानी का तल उठा होगा, जाहिर सी बात है, जब ठोस वस्तु अंदर गई होगी तो उसने पानी ऊपर उठा दिया होगा। तो अगर पानी उठा तो बोला गया कि 5 मीटर उठा है पानी। ये जो पानी उठा है इस वक्त हाइट, ये इतना आप देख रहे हैं, ये 5 मीटर उठा है उस ठोस के पड़ने से। और ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमेशा याद रखिए, जब भी कभी कोई ठोस किसी इस तरीके की टंकी में डाला जाएगा, या आप जैसे बाल्टी में, पानी में, किसी लोटे में, डिब्बे में कुछ अब पानी भरा, उसमें कुछ भी डालते तो पानी बाहर देखिए छलक जाता है। क्यों, कितना पानी छलकता है, जितना इस ठोस का आयतन होगा, जितना इसका आयतन होगा, ये उतना ही आयतन पानी बाहर निकाल देगा। इसका मतलब जो ठोस डुबोया गया है, इस ठोस का, यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसको समझिए। इस ठोस का आयतन बराबर होगा, बराबर क्या होगा, उस पानी जो तल उठा है, जितना पानी ऊपर उठ गया है, उस उठे हुए तल का आयतन, उठे हुए, अब यहाँ बाहर नहीं छलका, ऊपर तक भरा होता तो बाहर छलक जाता, तो ये हम लिखते कि बाहर निकले हुए पानी का आयतन। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ तल बस केवल यहाँ तक देखिए ये उठ गया है, इतना जो उठा है इसी का हम बोल देंगे, तो ठोस का आयतन क्या कहेंगे, उठे हुए पानी के तल का आयतन, उठे हुए पानी के तल का आयतन। बस ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। हमें अब क्या बताना था, ठोस का आयतन। तो पानी का तल उठे चाहे जितना, जैसे अगर मैं कहूँ, ये देखिए आपका बेलन के आकार का है, आप ग्लास ले लें, उसमें अगर पानी भरा, कोई आप पत्थर डालते हैं तो पानी उठेगा, तो वो बेलन, क्योंकि ये बेलन के आकार का, तो बेलनाकार में ही उठेगा, वो आकृति बेलन ही बनेगी। अगर कोई चौकोर टंकी है, उसमें पानी भरा, उसमें कुछ भी आप डालेंगे तो पानी जो उठेगा तो उस चारों चौकोर तरीके से ही उठेगा, मतलब हर जगह से वो आकृति वही रहेगी। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये बेलन है, समझने के लिए बस ऐसे मान लीजिए ये बेलन है, बेलनाकार टंकी है, तो क्या मैं अगर इतना हिस्सा काट दूंगा तो ये बेलन नहीं होगा, तब भी तो ये बेलन ही होगा। अगर इतना हिस्सा काट दें तब भी आप देखिए बेलन ही दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस बेलन में चाहे कितना भी कोई जगह उठे बैठे, जितना भी पानी उठ रहा है, ये जितना हिस्सा पानी उठा है या जो भी आप देख रहे हैं, ये भी वास्तव में इतना हिस्सा भी कैसा होगा, आयताकार टंकी जो थी वैसा ही स्वरूप का होगा, ये वाला, है ना, कोई स्वरूप तो बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब टंकी पहले से आयताकार थी और उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता ही थी टंकी की, 3 गुणे 2 जो लिखा है ये लंबाई चौड़ाई है।
और ऊंचाई बता दिया गया 5 मीटर, बस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम केवल यहाँ से यही करेंगे, यहाँ से आप समझ गए होंगे, आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने से आयतन मिलेगा। लंबाई चौड़ाई कहाँ से मिलेगा, ये आपको बताया गया था, 3 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार आधार था, तो 3 गुणे 2 यहाँ से लिख देंगे, और पानी जो उठा था वो 5 मीटर, वो यहाँ गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 पंचे 30, और सब है मीटर में, इसलिए हम कहेंगे मीटर की घात 3। इसका मतलब जो ठोस डूबा था उस ठोस का आयतन 30 मीटर क्यूब था। दूसरे शब्दों में जो पानी उठा है उस पूरे उठे हुए पानी का आयतन भी 30 मीटर क्यूब है। ठीक, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा, यदि किसी पानी में, जब कोई पानी भरा हो किसी बर्तन में या किसी आकृति में, तो उसमें जो भी ठोस डाला जाता, पत्थर डाला जाता, उससे जब पानी उठता है तो उतना ही पानी उठेगा जितना उस ठोस का आयतन होगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे प्रश्न आपके सॉल्व किए गए हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, सीखिए और खूब अभ्यास करिए। चलिए और कुछ प्रश्न लेते हैं और उनको कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं फटाफट। देखिए, और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग ये बात ध्यान रखें, जैसे आप लोगों का जो सिलेबस 3rd सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर से मैच करता हो, वो प्रत्येक विद्यार्थी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स वहाँ से भी पढ़ता रहे। देखिए, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आपके सेमेस्टर का जब नाम लिख के आए कि ये 4th सेमेस्टर का वीडियो है तभी आप वही देखेंगे। आप कोशिश करिए, देखिए वहाँ भी मैंने घन घनाभ वहाँ पर सिलेबस में था तो पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग उसको भी देखें तो वहाँ पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। घन घनाभ के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप 3rd सेमेस्टर का घन घनाभ भी पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी आयतन की संकल्पना के बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, उनको भी देख लीजिए। 2nd सेमेस्टर में आयतन की संकल्पना बताई गई है, छोटा सा पार्ट, 1 या 2 पार्ट है, उसको देख लीजिए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, तभी आप संपूर्ण तरीके से उस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। देखिए, अभी क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने 10-12 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, क्या इतना ही घनघनाभ हो सकता है? पता नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट रख दिया जाए, ये सब किसी को मालूम नहीं। इसीलिए हमेशा आप सीखें, मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है। मैथमेटिक्स से आपको लगाव हो जाए तो उसको सीखने के ऊपर रखिए, सिर्फ प्रश्नों के ऊपर ना जाइए कि सिर्फ ये 10 प्रश्न हम कर लेते हैं या 5 प्रश्न कर लेते हैं तो सब कुछ हो गया। नहीं, आपको उसको करना होगा, सीखना होगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2nd सेमेस्टर हो, 1st हो, 3rd हो, कोई भी हो, हर सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये बात है, वो अपने अनुसार इतने बुद्धिमान हैं कि वो देखें कि ये हमारा सिलेबस है और ये सर ने इसमें पढ़ाया है, 2nd में भी है, 3rd में भी है, तो वहाँ भी जाके उसको पढ़ें। ठीक है, ये बात याद रखिए, तो आपका फ़ायदा होगा। चलिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। देखिए, यहाँ पर कमरे की लंबाई बताई गई है, लंबाई को हम L से लिख देते हैं 4 मीटर, और फिर चौड़ाई बताई गई है, चौड़ाई को हम B से लिख देते हैं, दैट इज़ 5 मीटर। और फिर कहा गया है ऊंचाई, तो उस कमरे की ऊंचाई भी बताई गई है जो कि 4.5 मीटर। तीनों मीटर में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इसमें से कोई एक सेंटीमीटर होता तो हम या तो तीनों को सेंटीमीटर या तीनों को मीटर बनाते। ठीक है, जैसा प्रश्न की डिमांड होती। तो बताइए कमरे में कितनी हवा है, तो मैंने अभी बताया कमरे में हवा का मतलब कमरे का आयतन। आप सिंपल सी बात है, आपको ये मालूम है कि भाई आपको बताना है कमरे में हवा की मात्रा, और वो जो कमरे में हवा की मात्रा है वो कुछ और नहीं है बल्कि कमरे का ही आयतन है ना। तो कमरे का बस आयतन बता दीजिए। और कमरा कैसा होता है, घनाभ, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बस खत्म। अब आप देखिए 4 गुणे 5 गुणे 4.5। ठीक है, आप इसको देखिए 4 पंचे 20 गुणे 4.5, जीरो ऐसे ही रखिए, 45 दूना 90 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 90 मीटर क्यूब, क्योंकि सब मीटर में था इसलिए मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 90 मीटर क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया गया। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक घनाभ की कोरें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। कोरें मतलब साइड सी है, तो घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप लिख लीजिए कोर का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बस और कुछ नहीं। तो घनाभ की कोरें मतलब घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक, ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह इनको ले लेंगे, क्योंकि तीनों सेंटीमीटर में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कहा गया है घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है,
घनाभ का पृष्ठ मतलब जब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद देखिए, जब ये बोल रहा है घनाभ का पृष्ठ, तो घनाभ का पृष्ठ का मतलब हुआ संपूर्ण पृष्ठ। देखिए यहाँ दो तरह के मैंने आपको सूत्र बताए थे, एक बताया था आपको पार्श्व पृष्ठ, एक मैंने आपको बताया था पार्श्व पृष्ठ या पार्श्वीय पृष्ठ। सूत्र बताया था जो घनाभ के लिए होता है क्या, 2l + b × h, और एक मैंने आपको बताया संपूर्ण पृष्ठ जो कि होता है 2lb + bh + hl। ठीक है, ये दो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। जब भी बोलेगा पृष्ठ तो आप क्या करेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ ही बताएंगे। ठीक है, अगर वो पृष्ठ कहता है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ करना है, पार्श्व पृष्ठ से उसका कोई लेना देना नहीं। जब वो पार्श्व पृष्ठ बोल देगा तभी आप ये करेंगे, नहीं तो वो बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ तो भी यही लगाइए, अगर वो केवल बोलता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए तो भी यही लगाइए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सूत्र यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और अब घन यानी घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठ या पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सूत्र वही लगेगा 2lb + bh + hl। ठीक, इसके लिए सबको समान होना चाहिए, तो सब सेंटीमीटर में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेंटीमीटर में। 2 गुणे, यहाँ भी चिन्ह गुणा ही होता है, l और b के बीच में भी गुणा होता है, तो l 3 और b 4, तो 3 × 4, प्लस b और h के बीच में भी गुणा, तो b 4 और h 5, तो 4 × 5, प्लस hl मतलब 5 × 3, h 5 है और l 3 है। सबका मान रख दिया, बस इसको केवल सरल करना बचा। ये 4 × 12, ये 5 × 4 = 20, और ये प्लस में 5 × 15। अब आप देखिए, बस केवल इसको जोड़िए, 20 10 30 5 35, 2 37 10 47, 47 को आपको 2 से गुणा करना है जो कि होगा 94, तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठ जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक घनाभ की कोर है, यहाँ भी देखिए घनाभ की कोर मतलब लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया है ऊंचाई, है ना, मतलब ऊंचाई नहीं बोला गया, सीधे सीधे कोरे बोल दी गई, तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ के लिए ले ही लेंगे, उसमें कुछ सोचना नहीं है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि इसके विकर्ण की माप बताइए। तो विकर्ण जो घनाभ का होता है, अभी मैंने बताया कि घनाभ के विकर्ण की जो माप होती है या विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² + b² + h²। इसी सूत्र में मान रख दीजिए √3² + 4² + 5², तीनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 16 9 जोड़ने पर 25 होगा, 25 25 50 होगा। देख रहे हैं सब टोटल जोड़ के 50 है, यही लिख दीजिए आंसर। 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, या आप इतना और कर सकते हैं कभी 50 का, और इस तरीके से अगर 2 × 5 5 25 ये आप फैक्टर करें तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं 2 × 5 × 5 50 को 5 का फिर पेयर बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, और √2 का जोड़ा नहीं बना, तो वो √2 का जोड़ा नहीं बना, तो इसलिए वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये लिखें या फिर ये लिखें, जो चाहें, और क्योंकि ये विकर्ण की माप थी तो ये सेंटीमीटर में ही लिखी जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट और देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है घन के विकर्ण की लंबाई। अब की बार देखिए घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण की लंबाई, या सीधे लिख लेते हैं घन का विकर्ण दिया 10√3 सेंटीमीटर, ये घन का विकर्ण दिया हुआ है, और कहा इसका आयतन बताइए, इसका आयतन आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो जो दिया है उसकी सहायता लें, क्योंकि घन के आयतन को बताने के लिए घन की भुजा का ज्ञात होना जरूरी है। अब भुजा कैसे आएगी, इस विकर्ण वाले फार्मूले से, जो दिया है उसी फार्मूले से मदद मिलेगी। तो हम कहेंगे घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है हम लोग जानते हैं, वो होता है भुजा √3, भुजा गुणे √3, और इधर घन का विकर्ण दिया हुआ है 10√3, इसको रख देंगे 10√3, और इधर देखिए विकर्ण की जगह 10√3 रख दिया, और इधर बराबर में है भुजा √3। अब आप बताइए, दोनों तरफ अगर हम समानता देखें तो √3 कैंसिल भी हो जाएगा, और भुजा की जगह 10, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं भुजा की जगह 10, या आप क्या करिए भुजा निकालना तो ये √3 इधर लाएंगे, तो 10√3 के नीचे ये क्या हो जाएगा बटे में, भाई ये गुणे में तो इधर बटे में। इससे भी आप करके बता सकते हैं कि √3 कैंसिल, तो भुजा बराबर 10।
अब हमारे पास भुजा जब आ गई घन की, तो आयतन बताना कोई बड़ी बात नहीं अब है। आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 मतलब 10 की घात 3 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मतलब हुआ 1000। और क्योंकि ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न लग गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी लगाते हैं और आज की इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक संदूक 16 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। यानी संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। संदूक की लंबाई है L मान लेते हैं, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। संदूक की लंबाई बराबर 16 मीटर, चौड़ाई को B से लिख देता हूँ 4 मीटर और ऊंचाई को H से लिख देता हूँ 2 मीटर। तो कहा गया है कि ज्ञात कीजिए इस संदूक में, मान लीजिए ये संदूक कुछ ऐसे बना था, इसमें आपको क्या करना है, 16 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। इसमें कुछ घन के ऐसे रखे जा रहे हैं, तो आपसे कहा गया कि इनका घन जो है ये 16 घन मीटर इनका आयतन है, ऐसे कितने रखे जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई ये पूरा आपका 64 है, इसमें 16 के कितने रखे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 4। भाई 16 चौके 64 होता है, तो आप कहेंगे 16 के 4 ही इसमें आएंगे, क्योंकि पूरा 64 ही है स्पेस। तो क्या किया, 64 को 16 से भाग कर दे, एक डिब्बे के आयतन से भाग कर दो कुल आयतन को, तो पता चल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम क्या करेंगे, हमको बताना है कि घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो घन होंगे आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, उन घनों की संख्या। तो इसको बताने के लिए हमको चाहिए पूरे संदूक का आयतन। तो हमको चाहिए भाई संदूक का आयतन कितना है, पूरा वो आयतन हमें चाहिए, और उसको हम भाग करेंगे एक घन के आयतन से। जो एक घन है उसमें रखा जा रहा है, उस एक घन के आयतन से भाग कर देंगे, बस। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो संदूक का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से आएगा, और एक घन का 16 दिया हुआ है तो 16 ले लीजिए, क्योंकि इसने कहा है कि एक घन देखिए 16 का है। अब देखिए यहाँ मान रखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपके पास है, 16 सब मीटर में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, 16 गुणे 4 गुणे 2 और बटे 16, 16 से 16 कट गया तो 4 दूनी 8, ऐसे 8 घन रखे जा सकते हैं, 8 घन रखे जा सकते हैं। ये आपको पता चल गया। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाएगा। आई होप आप इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और थर्ड सेमेस्टर में घन घनाभ को भी सीख लीजिएगा। अगर घन घनाभ के और विभिन्न प्रश्न चाहिए तो वो थर्ड में भी देख लीजिए। उसके साथ आपके पास समय तो है ही, अच्छे से जितना सीख सकिए सीखिए और ढंग से आगे बढ़िए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।